हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीटेट 2026 में हमारा फरवरी में होने वाला है। इसके लिए हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उसकी चर्चा अपने क्लास में करेंगे। दोस्तों इसमें जो भी महत्वपूर्ण थिंकर्स है या फिर जो भी सीडीपी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उनकी सभी की चर्चा अपने क्लास में करने वाले हैं। तो सीटेट 2026 में जो होगा दोस्तों, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। और इसमें आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम जीन पियाजे की बात करेंगे। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे हर बार सीटेट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर से जरूर ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी थिंकर्स हैं, हम उन सब की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा सीटेट से संबंधित पहला क्लास है और आज हम जीन पियाजे के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका जो सिद्धांत है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हम इसकी चर्चा करेंगे। और जीन पियाजे की सबसे पहले हम परिचय देखेंगे दोस्तों। ये जो वैज्ञानिक हैं, ये है जीन पियाजे। और क्या है, जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक, यानी ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और क्या थे दोस्तों, ये एक स्विस वैज्ञानिक हैं और ये एक जंतु विज्ञानी थे। जंतु विज्ञानी यानी जूलॉजिकल, यानी जो जूलॉजी से एक ट्रेंड थे, मतलब ये जंतु विज्ञान से संबंधित एक वैज्ञानिक थे और ये एक स्विस वैज्ञानिक थे। दोस्तों इनका परिचय भी हमें याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि जो जीन पियाजे हैं वो स्विस वैज्ञानिक हैं, कि जंतु विज्ञानी थे, मानव विज्ञानी थे, या फिर वो स्विस है, इंग्लैंड है, या फिर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कथन है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा क्या दोस्तों, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। यानी ये सक्रिय रूप से, जो बच्चा है वो सक्रिय रूप रहता है, यानी बच्चा एकदम सक्रिय रहता है, इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, यानी समाज में रहकर वो सक्रिय रूप से सीखता है। ये इनका जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में पूछा भी गया है। तो आप देखेंगे प्रश्न को भी हमने शामिल किया। ये सीटेट के प्रश्न में आया हुआ है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा है, यानी ये जो कथन है किस वैज्ञानिक का है, स्किनर का, पावलोव का, पियाजे का और युंग का। तभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये कथन कहने वाले कौन है, जीन पियाजे दोस्तों। इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने अपने क्लास में जितने भी टॉपिक को दोस्तों शामिल किया है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी से कभी न कभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे है बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे थियरी कहते हैं दोस्तों। तो बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है, ये किस पर निर्भर करता है। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा है कि बालकों के जो संज्ञानात्मक विकास है वो परिपक्वता, यानी बच्चे जो परिपक्व होते हैं, यानी जो मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ते जाती है, उनका अनुभव भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास, यानी उनकी जो बुद्धि के विकास है, यानी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है वो बच्चे के बुद्धि के विकास से संबंधित है। तो इन्होंने कहा है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें परिपक्वता भी आती है और उसमें अनुभव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जब उनके बुद्धि का जो विकास होता है, इन दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी बच्चे के जो बुद्धि का विकास होता है उसमें परिपक्वता और अनुभव, इन दोनों का अंतःक्रिया होती है, जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार, यानी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो परिपक्वता और अनुभव दोनों के अंतःक्रिया से होता है, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सिद्धांत से संबंधित कुछ शब्दावलियां भी हैं। शब्दावली यानी कीवर्ड है। इनके सिद्धांत को समझने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण जो की पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, शब्दावली हैं, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम इन कीवर्ड्स को समझ लेते हैं दोस्तों, तो इनके सिद्धांत को हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। बिना इनके शब्दावली को समझे हुए हम इनके सिद्धांत को समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो सबसे पहले जो कुछ कीवर्ड्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संक्रिया, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन। संक्रिया क्या दोस्तों, किसी वस्तु को तोड़ने के बाद फिर से उसी जैसा बनाने का प्रयास करना संक्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं दोस्तों, तो ऑपरेशन से संबंधित मतलब है कि ऑपरेशन में क्या दोस्तों क्या करते हैं, वो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले उसको तोड़ते हैं, फिर से उसको क्या करते हैं, एक नया बनाते हैं। तो बच्चा भी क्या करता है, किसी वस्तु को तोड़ता है, फिर उसको फिर से बनाने की जो प्रक्रिया करता है, फिर से बनाने का प्रयास करता है, उसे हम संक्रिया करते हैं। आप बच्चे को देखेंगे, छोटे बच्चे किसी चीज को तोड़ देते हैं तो फिर उसको दोबारा पुनः, यानी उसको फिर से बनाने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसे ही हम संक्रिया या फिर ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो है वस्तु
स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या है दोस्तों? परमानेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, किसी वस्तु को आंखों के सामने से हटा लेने के बाद भी वस्तु का रूप हमारे मन में बना रहता है। हमारे मन मतलब बच्चे के मन में दोस्तों। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर जैसे हम लोग भी हैं, अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है दोस्तों, अगर वो हमारे सामने से हट भी जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, यानी जो इसका स्थायित्व है, जो प्रतिबिंब है, वो हमारे दिमागों में घूमता रहता है। हम उसको जल्दी भूल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। इसी तरह बच्चे भी होते हैं, यानी बच्चों के सामने अगर कोई, इसी को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं, यानी उनके आंखों के सामने अगर कोई वस्तु लाते हैं, फिर उसको हम हटा भी लेते हैं, तो उनके मन में क्या, उनके सामने वो वस्तु क्या है, यानी वो कुछ देर तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के सामने जैसे हम कोई खिलौना अगर उसके सामने हम ले जाते हैं, फिर उसको हटा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या करता है, उसको पकड़ने का प्रयास करता रहता है कुछ देर तक, क्योंकि उसे लगता है कि अभी वस्तु हमारे सामने है। तो इसे हम वस्तु स्थायित्व या फिर परमानेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे है मूल प्रवृत्ति या जन्मजात व्यवहार। जन्मजात व्यवहार से मतलब है, ये है क्या, पहले बच्चे जन्म के बाद ही कुछ क्रियाएं करने लगते हैं। इसे किसी अधिगम यानी उसको लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती। यानी जैसे बच्चा क्या हुआ, पैदा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। तो जो सकिंग है दोस्तों, यानी जो बच्चा माँ का दूध पीता है, उसे कोई सिखाता नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से, यानी मूल प्रवृत्ति है उसका, वो उसका ओरिजिन है, मतलब वो सीखा हुआ है, उसको सिखाने की हमें जरूरत नहीं है। इसी को हम जन्मजात व्यवहार भी कहते हैं। छोटे बच्चे को अगर आप उंगली पकड़ाएंगे, बच्चा अगर 2-4 डेज का है, 10 डेज का भी है, तो अगर आप उसको उंगली पकड़ाएंगे तो बच्चा क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ ऐसे उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ ऐसे उसके बिहेव होते हैं जो जन्मजात होती हैं। उसे किसी अधिगम या फिर किसी लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसे हम जन्मजात व्यवहार या फिर उसके मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जीववाद, जिसे हम एनिमिज्म कहते हैं। बच्चे सजीव व निर्जीव में भेद नहीं कर पाते, वे निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानते। जैसे बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो खिलौना यानी डॉल लेता है, डॉल को यानी खिलाता है, उससे बातें करता है, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि जो बेबी है यानी खिलौना है, वो भी सजीव है। अगर उसे चोट लग जाता है तो बच्चे को दुख होता है, बच्चे को खिलौने को चोट लग गया, गिर गया तो उसे दुख होता है। उसे लगता है कि बच्चा क्या है, जीवित है, उससे बातें करता है, उसके चोट को सहलाता है। इस तरह की क्रियाएं बच्चे को आप देखते हुए करते हुए देखते होंगे। तो इसे हम जीववाद या फिर एनिमिज्म कहते हैं, जिसमें बच्चा निर्जीव चीजों में यानी नॉन लिविंग में भी वो सजीव मानता है, उसे लिविंग थिंग्स मानता है। आगे जो है परावर्ती क्रिया, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी कि बच्चा जिस काम को सीख लेता है उसे बार बार करके खुश होता है। यानी बच्चे, छोटे बच्चे जो अगर किसी काम को सीख लेते हैं तो उस काम को बार बार दोहराते हैं और उन्हें खुशी मिलती है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी उस क्रिया को बार बार करना, बार बार करना, और जिस काम में बच्चे को खुशी मिलती है वही क्रिया बच्चा उसको बार बार करता है, बार बार करता है, तो इसे हम परावर्ती क्रिया या फिर रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आगे है अविलोमीयता, अविलोमीय या फिर अपलटावीपन, जिसे हम इरिवर्सल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपलटावीपन यानी कि अगर हम आगे गए फिर पुनः हम वापस न आ सके, इसे हम अपलटावीपन या फिर अविलोमीयता कहते हैं। बालक किसी काम को करने के लिए जहां से शुरुआत करता है, पुनः अपने शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच पाता। जैसे अगर बच्चे को हम सिखाते हैं 2 + 2 = 4 आ गया, तो बच्चा 4 तो समझ जाता है कि 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, लेकिन फिर इसको वापस वो नहीं समझ पाएगा कि 4 को हम फिर वापस 2 + 2 में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं दोस्तों। या फिर जैसे अगर हम ग्लास में पानी लिए दोस्तों, अगर हम ग्लास है, यहाँ पे छोटा ग्लास है, यहाँ पर बड़ा ग्लास है, इससे संबंधित प्रश्न में पूछे गए हैं, आगे भी हम प्रश्न में इसकी चर्चा भी करेंगे दोस्तों। ये वाटर तो उतना ही है, बच्चा अगर इसको हम पानी को इसमें अगर डाल देते तो वाटर बड़े गिलास में तो कम हो जाएगा, लेकिन बच्चा समझेगा कि अब मेरा पानी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे छोटे बच्चों को क्या करते हैं दोस्तों, छोटे बच्चों को अगर हम कोई चॉकलेट देते हैं, छोटे बच्चों को अगर हम कोई चॉकलेट सिंगल देते हैं, अगर उसी को हम 2 टुकड़ों में कर देते हैं तो उसे बच्चे को लगता है कि यह चॉकलेट क्या हो गया, छोटा हो गया। वो बच्चा वो नहीं समझ पाता है कि वो चॉकलेट सेम ही है, लेकिन 2 पीस में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। बच्चे को लगता है कि चॉकलेट हमें छोटा मिल गया है, तो बच्चा वापस नहीं समझ पाता है। तो इसे ही हम विलोमिता या फिर इरिवर्सिबल भी कहते हैं। लेकिन जब बच्चा ये सीख जाता है तो उसे रिवर्सिबल या फिर विलोमिता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी जब बच्चा क्या है, वापस सोचने लगता है, जैसे वो समझ गया कि एक चॉकलेट है, उसको अगर हम 2 पीस में कर दिए तो मेरा चॉकलेट वही है।
तो बच्चा जब इसको सीख जाता है तो उसे हम विलोमीयता कहते हैं, यानी कि रिवर्सिबल कहते हैं। बच्चा वापस आना, आगे जाना, मतलब दोनों को सीख जाता है। संरक्षण का अभाव यानी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में संरक्षण, जैसे जब किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो बालक उसके शुरुआती आकृति को भूल जाता है, जबकि आकृति को याद कर रखना संरक्षण कहलाता है। यानी अभी हमने पढ़ा है, जैसे जैसे दोस्तों अगर कोई बॉल है छोटा, अगर हम उसको पिचका दिए तो बच्चा सोचेगा कि ये पिचक गया, अब ये क्या है, ये उसको शुरुआती आकृति को भूल जाता है। यानी बच्चा अगर कोई चेंजिंग हो जाता है तो उसका पहले वाला जो आकृति थी, यानी पहले वाला जो उसका स्टेज था उसको भूल जाता है और नए वाले स्टेज को वो बस समझ जाता है। तो आकृति में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो शुरुआती आकृति यानी पहले वो कैसा था उसको भूल जाता है। ठीक है दोस्तों, जब उसको भूल जाता है यानी कि वो बच्चे की समझ उतनी विकसित नहीं होती, उतनी डेवलप नहीं होती कि वो जो पिछले वाला स्टेज है उसको याद रख सके। तो वहाँ पे संरक्षण, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं, उसमें बच्चे में कुछ अभाव होता है। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है फिर उसमें जो संरक्षण यानी कंजर्वेशन का जो टेंडेंसी है वो आने लगता है। यानी बच्चा सीखने लगता है कि जैसे बॉल पिचक गया तो बच्चा फिर रोने लगेगा, वो कहेगा कि मेरा बॉल जैसे था वैसे करो। यानी क्योंकि उसको बच्चे को पता चल गया कि ये मेरा बॉल क्या हुआ, पिचक चुका, मेरा बॉल ऐसा नहीं था। तो वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसको पता चल गया कि अब क्या है, इसकी आकृति बदल चुकी है, मेरा बॉल जैसा था वैसा करो, यानी जैसा था मुझे वैसा चाहिए। इस तरह बच्चे बिहेव शो करते हैं। आगे है अनुकरण यानी फॉलो करना। बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार को सीखते हैं। बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े लोगों का, जो हमारे घर में पेरेंट्स हैं और जो भी बड़े लोग होते हैं उनका अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी जो बड़े लोग करते हैं बच्चे छोटे भी हो क्या है उसी को देखकर उसी को फॉलो करते हैं दोस्तों। आगे जो है अहम केंद्रिता या फिर स्वार्थीपन, जो बच्चे होते हैं वो ईगो सेंट्रिक होते हैं। यानी बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं स्वार्थी होते हैं, वो केवल अपने ही देखते हैं। अगर उनको कुछ खाने को आ गया तो बस उनको पूरा चाहिए, हमें पूरा चाहिए पूरा चाहिए, बस उनको अपना ही दिखता है, वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो स्वार्थीपन धीरे धीरे खत्म होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें स्वार्थीपन होता है, बस वो अपने ही बारे में सोचते हैं, उनको सारा चाहिए, वो बस अपने ही बात करते हैं। तो इसे हम स्वार्थीपन, अहम केंद्रिता या फिर ईगो सेंट्रिक कहते हैं। फिर है हमारा यहाँ गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। बच्चों के द्वारा जोड़ घटाना यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, भाग जोड़ घटाना गुणा भाग का सीखना गणितीय संक्रिया कहलाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसे हम गणितीय संक्रिया कहते हैं जब बच्चा ये जोड़ घटाना गुणा भाग को सीख जाता है। वस्तुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण कब से करना सीखता है, एक समान वस्तुओं को एक ग्रुप में रखना। यानी जैसे कोई मिट्टी की चीज है तो मिट्टी को अलग रख देगा, प्लास्टिक के खिलौनों को अलग रख देगा, टूटने वाले खिलौनों को अलग रख देगा। बच्चा वर्गीकरण करना यानी क्लासिफिकेशन करना भी सीख जाता है। तो वस्तुओं को अलग अलग करने की समझ विकसित होना क्या कहलाता है, वस्तुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसमें हम अलग अलग वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को पहचान कर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। आगे जो है कार्य कारण संबंध यानी कॉजेस ऑफ वर्क, यानी कि बच्चा ये समझता है कि बच्चा यह समझने में सक्षम हो जाता है, या फिर कॉज जो कार्य कारण संबंध, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई कार्य हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें कार्य कारण के संबंध से जो मेरा मतलब है यह है कि अगर कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा, कारण अवश्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम कार्य कारण संबंध यानी कॉजेस ऑफ वर्क कहते हैं। आगे जो है वो है स्कीमा। ठीक है दोस्तों, स्कीमा क्या होता है, बच्चा किसी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और उसे व्यवस्थित करके उसे याद रखता है। यानी बच्चा स्कीमा यानी अपने माइंड में, यानी किसी बात को जब बच्चा सीखता है तो आप जैसे कहेंगे वैसा हूबहू बच्चा नहीं सीखता। वो बच्चा क्या करता है, अगर आप उसको कोई चीज़ देते हैं, कोई चीज़ सीखने को देते हैं तो पहले वो बच्चा क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है। वो अपने हिसाब से उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है, फिर उसको व्यवस्थित करके फिर उसे याद करने का प्रयास करता है। इसी को हम स्कीमा कहते हैं। सूचनाओं को बच्चा अपने अनुसार बनाने का प्रयास करता है जिसे वह याद कर सके। जैसे हम तो अपने अकॉर्डिंग उस बच्चे को बता देंगे, लेकिन बच्चा क्या करेगा, पहले उसमें तोड़ मरोड़ करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा यानी व्यवस्थित करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसको याद करेगा। इसी को हम स्कीमा कहते हैं दोस्तों। स्कीमा यानी कि बच्चे के माइंड में जो बातें पहले से विद्यमान होती हैं, पहले से होती हैं, उसको हम स्कीमा कहते हैं। बच्चा वहीं से फिर सीखना शुरू कर देता है। फिर है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन।
बच्चे किसी सूचना को स्कीमा भेजने से पहले, स्कीमा से हमारा मतलब एक तरह से यहाँ से हो जाएगा अपने माइंड में, दिमाग में भेजने से पहले उन्हें क्या करता है, व्यवस्थित करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले बच्चा उसे छोटे छोटे खंड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, फिर उसको क्या करता है, व्यवस्थित या फिर संगठित करता है। संगठित करने के बाद ही वो क्या करता है, उसको सीखने का प्रयास करता है या फिर अपने माइंड में उसको भेजता है। तो यहाँ पर हमारा मतलब हो गया, यहाँ पर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से यही मतलब हो गया हमारा। सामाजिक संचरण यानी कि सोशल ट्रांसमिशन क्या होता है दोस्तों, बच्चे समाज से अंतःक्रिया द्वारा नहीं बल्कि स्वयं से सक्रिय रहकर जानकारियों में फेर बदल करके सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चा समाज से सीखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह बच्चा समाज पे ही डिपेंड है। बच्चा क्या करता है, स्वयं से, यानी बच्चा जो जीन पियाजे हैं वो रचनावादी हैं। जीन पियाजे क्या है दोस्तों, ये रचनावादी हैं, ये रचनावादी हैं। और जो रचनावादी हैं वो मानते हैं कि जो बच्चा है वो सक्रिय रूप से समाज में तो रहेगा, अंतःक्रिया करेगा, लेकिन वो सक्रिय रूप से स्वयं से एक्टिव होता है, सभी जानकारियों में फेरबदल करता है। ऐसा नहीं कि समाज में जो देखा और उसे इमिटेट कर लिया, अनुकरण करके उसको सीख लिया। हाँ सीखता तो है जरूर, लेकिन समाज से पूरी तरह से समाज से कटा नहीं है, लेकिन स्वयं में सक्रिय रहता है। वो स्वयं से सक्रिय, स्वयं से एक्टिव रहकर वो सारी जानकारियों को सीखता है, उसमें फेरबदल करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो जीन पियाजे हैं ये रचनावादी वैज्ञानिक हैं, और जो रचनावादी जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोस्की हैं, ये रचनावादी हैं। और इनका मानना होता है कि बच्चा क्या होता है, बच्चा किसी भी चीज को सीखता कब है, जब वो पूरी तरह से क्या होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक संचरण, यानी समाज में अंतःक्रिया से नहीं बल्कि समाज में रहकर वो स्वयं से सक्रिय होकर सीखता है। अनुकूलन सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में है वो है अनुकूलन, जिसे हम एडॉप्टेशन भी कहते हैं। अनुकूलन से सीधे सीधे प्रश्न पूछा भी जाता है दोस्तों। सूचनाओं जानकारी को अपने अनुसार व्यवस्थित करना या ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी कोई सूचना है, कोई जानकारी है, उसको अपने अनुसार, यानी अगर हमने कोई सूचना देखा, यानी बुक में हमने किसी चीज को पढ़ा, ठीक है दोस्तों, फिर उसको हम अपने अनुसार, यानी हमको एग्जाम में बैठना है तो हम उसको अपने अनुसार सीखेंगे, उसको अपने अनुसार क्या करेंगे, ढालेंगे उस जानकारी को। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन करने की जो दो विधियां हैं, अनुकूलन जो हम करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं दोस्तों। यानी बच्चा जो अनुकूलन करता है या फिर हम जो अनुकूलन करते हैं, जीन पियाजे ने जो बताया है, इसे दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला है समावेशन और दूसरा है हमारा समायोजन। समावेशन जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, और समायोजन जो है एकोमोडेशन कहलाता है। तो अनुकूलन दो तरह से किया जा सकता है, आगे हम देखेंगे। सबसे पहले है समावेशन। जो पहला यहाँ पॉइंट है मेरा अनुकूलन का, यानी अनुकूलन करने की जो पहली विधि है वो है समावेशन या एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना, पुरानी सूचनाओं में नई सूचनाओं को शामिल करना। यानी बच्चा जैसे घर से जब विद्यालय आता है, बच्चा क्या है, जब घर से विद्यालय जाता है तो वो बहुत चीजें घर से सीखा हुआ होता है। यानी घर पे बहुत सारी चीजें सीखा है उसने। जैसे बच्चे ने, माँ ने उसको बताया है कि ABCDEF, मान लीजिए बच्चा F तक सीखा हुआ है, वो उसकी पुरानी जानकारी हो गई। फिर यहाँ पर जब स्कूल में बच्चा, तो उसे नई जानकारी मिली कि F के बाद GHIJ भी होता है। तो बच्चे को नई जानकारी मिली, तो पुरानी जानकारी उसको पहले से थी और बच्चे को फिर नई जानकारी भी मिल गई। तो यानी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को बच्चा शामिल कर लेता है। इसी को हम समावेशन कहते हैं दोस्तों। यानी बच्चा जो पहले से सीखा हुआ है, जैसे हम लोगों ने क्या हुआ, जैसे हम लोग कुछ सीखे हुए हैं, सीखे के बाद फिर अगर हम अगले स्टेप पे जाते हैं तो जो मेरा पीछे सीखा हुआ है, फिर आगे वाले स्टेप को हम ऐड करके और चीज़ें सीख लेते हैं। यानी उसमें हम धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं और हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो इसी तरह बच्चे भी हैं, बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो घर से बहुत कुछ सीख के जाते हैं, और फिर विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में और भी चीज़ें सीखते हैं, और बच्चे जो पुरानी चीज़ सीखे हैं उसी में नई चीज़ों को शामिल करते रहते हैं। तो इसे हम समावेशन या फिर एसिमिलेशन कहते हैं। इससे प्रश्न हमारा पूछा जाता है। और दोस्तों अनुकूलन की जो दूसरी विधि है वो है समायोजन, एकोमोडेशन। यानी एकोमोडेशन यानी समायोजन के द्वारा भी बच्चे क्या है, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। इसमें क्या होता है, समायोजन में नई जानकारी या सूचना के कारण पुरानी सूचना में विरोध उत्पन्न होने लगे, तब पुराने सूचना को फिर से व्यवस्थित करना ही समायोजन कहलाता है। यानी बच्चा अगर किसी चीज़ को सीखा है, मान लीजिए बच्चा सीखा है ABCD गायब है और EF सीखा है। हमने जो ऊपर ABCDF का लिया एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर भी वही ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। तो बच्चा घर से क्या सीख गया, ABCDEF सीखा, जिसमें C और D बच्चे ने नहीं सीखा। लेकिन जब बच्चा विद्यालय में गया तो उसको पता चला कि A B के बाद और EF के क्या बीच में होता है, इसके बीच में CD भी होता है।
बच्चा ने यहाँ पर बच्चे ने ये भी सीख लिया। तो बच्चा जो पुराना सीखा है उसमें क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया, यानी बच्चे को लगा कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पुराने सूचना में विरोध उत्पन्न होने लगी, तो पुराने सूचना को फिर से क्या करता है, बच्चा फिर से व्यवस्थित करता है और उसको समायोजित करता है, यानी बच्चा पुराने सूचना को पूरी तरह से खत्म करता है। फिर नई चीज़ों को जब सीखता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं, यानी पुरानी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ पुरानी चीज़ों में हम सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पुराना बच्चा सीखा है वो गलत है, उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसमें परेशानी हो रहा है। तो बच्चे ने क्या किया, पुराने को खत्म किया और फिर नई सूचनाओं को फिर से सम्मिलित किया, तो इसे हम समायोजन या फिर एकोमोडेशन कहते हैं। आगे है संतुलन और साम्य धारण। फिर बच्चा जो अनुकूलन किया, अनुकूलन में समायोजन और असमावेशन, यानी इन दोनों के द्वारा बच्चे ने क्या किया, अपने ज्ञान में संतुलन बना लिया। संतुलन या फिर साम्य धारण, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं दोस्तों। ये ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे की जानकारी में किसी प्रकार का अविरोधाभास नहीं रहता, क्योंकि बच्चा जो अनुकूलन है वो समावेशन और समायोजन इन दोनों के माध्यम से बच्चे ने क्या किया, उसमें इक्विलिब्रियम यानी संतुलन यानी साम्य धारण कर लिया। अब यानी अपने ज्ञान को बच्चे ने संतुलित कर लिया। अब वहां पर किसी प्रकार की विरोधाभास नहीं है, अर्थात प्रत्येक जानकारी पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई, यानी बच्चे ने जो ज्ञान का संचय किया, बच्चे ने ज्ञान को जो आत्मसात किया, अब वो पूरी तरह से क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। इसे हम संतुलन की अवस्था या फिर साम्य धारण यानी इक्विलिब्रियम की अवस्था कहते हैं। संतुलन के लिए बच्चा समावेशन या समायोजन का प्रयोग करता है, ये भी है, यानी बच्चा जो संतुलन करता है, प्रश्न में आता है कि जीन पियाजे के अनुसार अगर बच्चा कोई संतुलन करता है तो उसमें किस विधि का प्रयोग करता है, या फिर समावेशन या समायोजन की क्या है। तो समायोजन और समावेशन जो है ये एकोमोडेशन या फिर एसिमिलेशन, ये दोनों क्या है, ये संतुलन करने की एक विधि है, यानी बच्चे अपने ज्ञान में संतुलन करता है जिसमें इक्विलिब्रियम यानी साम्य धारण का प्रयास करता है। केंद्रीकरण है सेंट्रलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। बच्चा किसी घटना को एक ही नजरिए से देखता है, यानी एक ही नजरिए से देखेगा। ठीक है, किसी घटना को एक ही नजरिए से देखना, किसी घटना को एक ही नजरिए से देखना, यानी अगर बच्चा किसी चीज को देखता है तो उसे बस वही चाहिए, बस वो एक ही जिद होता है, बच्चा एक ही चीज को देखेगा, उसका और पहलू को बच्चा नहीं सोचता है, ना समझता है, बस वो अपनी ही बातों को कहता है, अपनी बातों को कहता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो अपनी ही बातों को कहता है और अपनी ही बातों को समझता है, यानी किसी और की बात को समझने का प्रयास नहीं करता, जिसे हम केंद्रीकरण या फिर सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बच्चा जैसे बड़ा होता है तो धीरे धीरे प्रवृत्ति विकेंद्रीकरण होता है। बच्चे में जब बड़ा होगा बच्चा तो इसमें विकेंद्रीकरण होगा, जब बच्चा क्या करे, जब बच्चा और लोगों के नजरिए को समझे और लोगों की बातें को समझे, तो वहां पर विकेंद्रीकरण होता है। लेकिन बच्चा जब नहीं समझता है तो उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं या फिर उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है दोस्तों। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन की जो हम भी शब्दावली या की पॉइंट्स पढ़े हैं, इसका सब मतलब हम समझेंगे कि ये हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो फिर यहाँ पर हमारा अब शुरू होता है संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, यानी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताए हैं, इसमें इन्होंने 4 स्टेज यानी 4 अवस्थाएं बताए हैं। तो कितने स्टेज है दोस्तों, इन जो स्टेज हैं वो 4 स्टेज यानी जीन पियाजे ने बताए हैं। अभी चारों हम आगे देखेंगे। सबसे पहला स्टेज है यहाँ पर स्टेज, प्रश्न में कभी कभी चारों स्टेज को हमको क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा स्टेज कौन है, तो हमको इसे क्रम से याद रखना है। प्रश्न में क्रम भी पूछ देता है कि कौन सा गलत है, किस स्टेज पे ऐसे होता है। और दूसरा इसका जो वर्ष है, यानी कि जो सबसे पहला है वो संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था। संवेदी यानी फिर सेंस, इसको इंग्लिश में हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, यानी बच्चा अपने सेंस अपने इंद्रियों से सीखता है। और जो उम्र होता है, ये एज जो होता है वो 0 to 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है। इसे हम संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो बच्चा है अपने इंद्रियों से, क्योंकि 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बातों को नहीं समझ पाता है दोस्तों, तो अपने इंद्रियों से, हाथ से, पाँव से, अपने सेंस ऑर्गन से इन सब को चीज़ों को देखता है और समझता है और उसका क्या करता है, उसका रिएक्शन करता है। दूसरी जो हमारी स्टेज है वो है पूर्व या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष इसका जो एज होता है दोस्तों, इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं।
प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसके जो अभी हम लक्षण पढ़ेंगे, आगे भी सारा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारी 4 अवस्थाएं हैं, पहले बारी बारी से इसको हम देख लेते हैं। तो पूर्व या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ से आप इन बातों को याद रखिएगा इस स्लाइड से दोस्तों, कि हमको इसका क्रम पता होना चाहिए और इसका हमको एज पता होना चाहिए। आगे जो है वो मूर्त या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं दोस्तों। इसे हम 7 से 11 वर्ष में देखते हैं, यानी 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है वो मूर्त चीजों को समझता है, यानी ठोस या संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। इसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। जो अंतिम अवस्था है इसे औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं दोस्तों। इसका जो एज है वो 11 to 15 ईयर्स यानी 11 से 15 वर्ष की अवस्था के बीच में होता है। तो सबसे पहला हमारा सेंसरी मोटर यानी कि SPCF, अगर हम पहला इसका लेंगे तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो S फॉर सेंसरी और P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो ये 4 अवस्थाएं जिन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं। जो पहला स्टेज है वो 0 to 2 वर्ष में है, दूसरा स्टेज 2 to 7 वर्ष में है, तीसरा 7 to 11 है और जो फोर्थ स्टेज है वो 11 to 15 ईयर का होता है। तो यहाँ से हमको एज भी याद रखना है। अब हम बारी बारी से सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो सेंसरी मोटर है यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है। जो बर्थ यानी कि 2 ईयर्स में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स में है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 ईयर में है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 ईयर ऑनवर्ड यानी 12 ईयर से 12 ईयर से 15 ईयर्स के बीच में होता है और उसके आगे भी ये चलता रहता है। यहाँ पर जो सबसे पहला अवस्था है हमारा दोस्तों, पहली जो अवस्था होती है संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं और इसका जो एज होता है 0 से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में निम्न गुण पाए जाते हैं, यानी इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष का, जबकि देखिए सेंसरी मोटर यहाँ पे क्या है, सेंस मोटर स्टेज है दोस्तों, बर्थ टू 2 ईयर है। लर्न थ्रो सेंस और एक्शन, यानी कि बच्चा जो है अपने सेंस से सीखता है। डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंट, यानी ऑब्जेक्ट से अपने सेंस से सीखता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि अपने अंगों से, अपने संवेदी अंगों से बच्चा यहाँ पर सीखता है और इसका एज जो है 0 से 2 वर्ष है। क्या क्या इसमें गुण होते हैं दोस्तों, हम देखेंगे। सबसे पहला है वस्तु स्थायित्व, हम लोगों यही है हमारा जो कीवर्ड, ये इन्हीं कीवर्ड को हम पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर हम इसको देखेंगे तो अगर हम कीवर्ड अच्छे समझे तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें वस्तु स्थायित्व होती है। वस्तु स्थायित्व मतलब यानी जब वस्तु को हम सामने से हटा लेते हैं फिर भी बच्चा उसको देखता रहता है, यानी उसका प्रयास करता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे बच्चे को हम निप्पल पकड़ाते हैं तो निप्पल अगर हम हटा लेते हैं फिर भी बच्चा अपने मुंह को कुछ देर तक क्या होता है, ऐसे डुलाते रहता है, जैसे लगता है कि उसको अभी तक उसको लगता है कि हमने अभी निप्पल को पकड़ा हुआ है। परावर्ती क्रिया दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन, हम लोग देखा है कि बच्चा जिस चीज को करके खुशी मिलता है वो बच्चा उसको बार बार करता है। इसमें मानसिक निरूपण यानी मेंटल, मानसिक निरूपण यानी कि वो अपने मानसिक में, अपने मेंटल में, यानी माइंड में दोस्तों किसी चीज के इमेज को क्या करता है, बना लेता है, ठीक है। जैसे वो किसी चीज को सीख लेता है, अपने दिमाग में उसको रखता है और वही चीज वो बार बार करने का प्रयास करता है। अनुकरण करना दोस्तों, बच्चा यानी क्या करता है, इसमें अनुकरण करता है, किसी चीज को देखता है। अगर बड़े यानी कि बड़ा कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसी को देख कर सीखता है, बच्चा सीखता है, फिर वही वो बार बार करने का प्रयास करता है। बच्चे को जैसे उस समय हम कुछ सिखाते हैं, कुछ बोलते हैं तो बच्चा वही बोलता है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे पापा तो बच्चा पापा बोलेगा, बच्चा अभी, क्योंकि बच्चा अभी अपने से खुद भी बोलने में असमर्थ होता है तो वो अनुकरणीय व्यवहार करता है। ये अभी हम बात करें 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है, जो हमारा पहला स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्किल है। फिर हमें मूल प्रवृत्ति या जन्मजात व्यवहार, यानी अभी हम लोग सारा कीवर्ड दोस्तों हम देख लिए, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी से देख लेंगे क्योंकि कीवर्ड्स हमने पूरी तरह से देख लिया है। तो जन्मजात व्यवहार यानी बच्चा जो जन्म से ही सीखा रहता है, इसको कुछ किसी लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी जन्म के दौरान ही बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखा हुआ रहता है। स्मृति एवं इंद्रियों द्वारा सीखना, बच्चा अपने स्मृति यानी अपने जो उसके दिमाग में है वही वो करेगा बच्चा, और अपने इंद्रियों द्वारा हाथ पांव, सेंस ऑर्गन, आंख नाक कान, इन सब का प्रयोग करके ही बच्चा सीखता है। प्रतिनिधि नाटक करता है। प्रतिनिधि नाटक मतलब दोस्तों वो बस ऐसे जैसे बच्चे को भूख लगी तो रोने का नाटक करता है,
और सच में नहीं रोता है। कुछ बच्चे ऐसे जैसे सच में नहीं रो, प्रतिनिधि नाटक करेगा, मतलब कुछ नाटक करेगा या फिर रोने का काम करेगा। जैसे बच्चे से अगर हम कुछ चीज़ छीन लेते हैं तो बच्चा बस तेजी से चिल्लाने लगता है, बस तेजी से रोने लगता है, तो एक तरह से नाटक कर दे, जिसे बच्चे को मिल जाएगा वो रोना बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिनिधि नाटक कहलाता है। लक्ष्य उद्देशित व्यवहार करता है। लक्ष्य उद्देशित मतलब गोल ओरिएंटेड बिहेव होता है। यानी बच्चे को अगर हम कुछ पकड़ाते हैं तो सीधे उसको पकड़ता है। बच्चे को जैसे निप्पल पकड़ाएंगे तो उसका लक्ष्य होता है कि बस अपने काम को करना। यानी कि बच्चे को निप्पल पकड़ाएंगे तो वो उसको निप्पल को पकड़ने की ही कोशिश करेगा। तो उसका जो उद्देश्य होता है वो लक्ष्य यानी गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे बच्चे को अगर हम कुछ पकड़ा दिए तो उसी को पकड़ लेगा। बच्चा उसी को करता है जो वो करना चाहता है और उसके लक्ष्य से संबंधित होता है, और बच्चा फिर किसी काम को नहीं करता है। कब? 0 से 2 ईयर का जो समय होता है, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। और ये वस्तु स्थायित्व, परावर्ती क्रिया, मानसिक निरूपण, अनुकरण, मूल प्रवृत्ति या जन्मजात व्यवहार, स्मृति एवं इंद्रियों द्वारा सीखना, प्रतिनिधि नाटक, लक्ष्य उद्देशित व्यवहार, ये बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में ये सारी क्वालिटी बच्चे में देखने को मिलती है। आगे जो है पूर्व या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या है इसमें, इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो 2 से 7 ईयर्स का समय होता है। इसमें अविलोमीयता यानी बच्चा किसी चीज को सीख लिया, देखता है, फिर उसको वापस बच्चा नहीं समझ पाता। हम और अविलोमिता सारे जो कीवर्ड्स हम लोग देखें, अविलोमिता की भावना होती है इसमें। इस समय संरक्षण का अभाव होता है दोस्तों, यानी बच्चा किसी चीज में अगर चेंजिंग आ गया तो फिर वापस उसको नहीं सोच पाता है। केंद्रीयकरण यानी 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, केंद्रीयकरण की भावना होती है, यानी वो बच्चा अपना ही नजरिया देखता है, अपने ही बातों को रखता है, अपने ही बातों को सोचता है। जीववाद है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। जीववाद में क्या होता है, बच्चे को नॉन लिविंग थिंग्स में भी लिविंग थिंग्स नजर आता है, यानी सजीव और निर्जीव में बच्चा परिवर्तन नहीं कर पाता है। अहम केंद्रिता, अहम कर देता है यानी ईगो सेंट्रिक, बच्चा ईगो सेंट्रिक है, यानी बच्चा अपने ही अहम, अपने ही भाव, अपने ही जिद पर हमेशा बना रहता है और वो किसी की भी नहीं सुनता है, तो वहाँ पे अहम केंद्रिता की भावना होती है। दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है दोस्तों इस अवस्था में, बस अपनी ही बातें करता रहता है। गिनती, वर्णमाला आदि की शुरुआत, यानी 2 to 7 ईयर्स में बच्चा गिनती, वर्णमाला ये सब सीखना शुरू कर देता है। संकेत और चिन्ह को बच्चा धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है, यानी शुरू करता है, पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं होता है, लेकिन यहाँ से 2 to 7 ईयर्स में बच्चा सीखना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी जो क्वालिटी हम लोग पढ़े हैं, सारी जो विशेषताएं पढ़े हैं, ये पूर्व या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्थाएं दोस्तों, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, और ये 2 to 7 ईयर्स के समय में होता है। आगे जो है दोस्तों हाँ, यहाँ पर ये जो दोस्तों यहाँ पर जो पूर्व यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। यानी ये जो भाग बांटा गया है इसको 2 से 4 वर्ष, यानी वो टोटल कितना है दोस्तों, टोटल क्या है, 2 से 7 वर्ष है, जिसको 2 से 4 वर्ष में और 4 से 7 वर्ष में इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है 2 से 4 वर्ष, ये हम लोग जो पीछे पढ़े हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये इसी का भाग है। आगे जो पहला ये पॉइंट है इसका, पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसे हम प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं, ये 2 से 4 वर्ष का समय होता है। इसे खोज की अवस्था कहते हैं। आप देखेंगे जब 2 से 4 वर्ष का बच्चा होता है तो वो हमेशा बहुत सारे प्रश्न करता है, हमेशा लगातार किसी न किसी प्रश्न से पूछता है, ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है, हमेशा वो अपने पेरेंट्स से क्या करता है, बहुत सारे प्रश्नों को पूछता रहता है। इस अवस्था में भाषा का विशेष भी महत्व होता है, यानी 2 से 4 वर्ष में बच्चे का भाषा क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को जो आप सिखाएंगे इसी समय वो बच्चा वही सीख लेता है। तो जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है, इसमें बच्चे की जो अवस्था होती है इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं, और इसमें भाषा का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी समय बच्चे के भाषा विकास अच्छे से होता है। अगला जो वही जो हम लोग पढ़े पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कॉन्सेप्ट, प्री क्या था दोस्तों यहाँ पर, हाँ ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसका जो दूसरा भाग है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम 2 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला तो हम लोग पढ़े थे 2 to 4 ईयर, दूसरा है 4 to 7 ईयर, जिसे हम अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था कहते हैं, स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में सामाजिकता की भावना के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, यानी 4 से 7 वर्ष में बच्चा, ऐसा नहीं कि बच्चा समाज में आके सब कुछ करने लगेगा, लेकिन वो और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। उनमें वो लोग बच्चे आपस में ग्रुप बनाते हैं, उसमें लीडर बन जाते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं इस तरह से अपने ग्रुप बनाकर। यानी वहाँ से उनकी सामाजिकता क्या होती है, उन्हें जो सोसाइटी डेवलपमेंट की भावना उसमें आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे बिना किसी तार्किक विचार के किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं।
4 to 7 ईयर्स का जो समय होता है, बच्चे को अगर हम किसी कहेंगे तो बच्चा उसमें तर्क नहीं कर पाता है। अगर हम उसको किसी बात से कुछ चीज़ को डरा देते हैं या फिर इसमें डर लाओ या फिर उसको किसी को सिखाना, बच्चा वही सीख लेता है, उसमें वो तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे का विचार अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। बच्चे को हम जो सिखा दिए, बच्चा सीख लिया, जो देख लिया वो कर लिया, बच्चा वापस उस चीज़ को नहीं सोच पाता और न ही बच्चा इसमें क्या कर पाता है, तर्क कर पाता है। तो अनुत्क्रमणीय हम लोग जानते हैं, अभी पीछे हम लोग पढ़ा है। और बच्चा तार्किक चिंतन, तार्किक विचार भी नहीं कर सकता। इसलिए जो माता पिता बच्चे को बताते हैं वही बच्चा इस अवस्था में सीख जाता है। तो इसे हम अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट कहते हैं, जो 4 to 7 ईयर्स होता है। कभी कभी ये अवस्था का वर्ष भी प्रश्न में हमारा पूछ लेता है। आगे जो है तीसरा जो अवस्था है हमारा मूर्त या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका जो टाइम होता है वो 7 to 11 ईयर्स का सब होता है। ठीक है दोस्तों, ये कंक्रीट यानी मूर्त चीज़ों से बच्चा यहाँ पर सीखता है। मूर्त यानी ठोस, यानी जो बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है। इस अवस्था में बच्चे की जिज्ञासा उच्च स्तर की होती है। ठीक है, बच्चा बहुत ही जिज्ञासु होता है, यानी बच्चे को सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो 7 to 11 ईयर में बच्चा क्या करता है, उसके जो जिज्ञासा है यानी सीखने की इच्छा है वो बहुत ही उच्च स्तर की होती है। थिंग्स लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, यानी मूर्त चीज़ों को देखकर वो तर्क चिंतन करना स्टार्ट कर देता है इस समय। ठीक है, तो सबसे अभी जो हम लोगों ने दूसरा स्टेज पढ़ा है दोस्तों, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज हम लोगों ने जो देखा है, एक तरह से अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें इसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट होता है। जैसे वहां पर विलोमिता नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे विलोमिता, यानी बच्चा पीछे, यानी बच्चा अब क्या करेगा, जो नहीं पीछे चीज़ों को समझ पाता था, यानी चेंज होने के बाद नहीं समझ पाता था, अब वो चेंज होने के बाद उसको समझ पाता है। वहां पर संरक्षण का अभाव था, लेकिन यहाँ पर बच्चा संरक्षण कर पाता है, यानी चीज़ों को समझ पाता है, देख पाता है। अगर किसी चीज़ में बदलाव हुआ तो पुरानी स्थिति बच्चे को याद रहती है। विकेंद्रीकरण यहाँ पर आता है। कार्य कारण को बच्चा यहाँ पे समझने लगता है। अगर कोई कार्य हुआ तो उसके पीछे कारण जरूर होगा दोस्तों। क्रम परिपक्वता, यानी कि बच्चा सीरियल यानी सीरीज यानी श्रेणी बनाना, क्रम यानी सीरियल नंबर करना, नंबरिंग वंबरिंग सीखना, ये सब बच्चा सीख जाता है। यहाँ पे वर्गीकरण, बच्चा क्लासिफिकेशन करने लगता है। कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चा यहाँ पर वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लोग अभी पढ़े ना क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर किसी वस्तु को किस ग्रुप में रखना है बच्चा यहाँ से सीख जाता है। तार्किक चिंतन की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तार्किक चिंतन होती नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बच्चा धीरे धीरे तर्क करना स्टार्ट कर देता है, यानी शुरुआत है यहाँ पर। गणितीय संक्रिया, इस अवस्था में जो बच्चा है वो जोड़ घटाना गुणा भाग ये बच्चा पूरी तरह से सीख लेता है। 7 to 11 के ईयर बच्चा क्या करता है दोस्तों, इसमें गणितीय संक्रिया की जो सीख होती है वो बच्चा यहाँ पर सीख लेता है। गणितीय संक्रिया हमने पढ़े हैं, जब बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लेता है उसे हम गणितीय संक्रिया कहते हैं। आकार आदि की समझ भी बच्चे में हो जाती है, बच्चा शेप को समझना शुरू कर देता है, बच्चा मतलब समझने लगता है धीरे धीरे। तो इसे हम मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 to 11 ईयर है। और इसमें क्या है, बच्चे की जिज्ञासा सबसे उच्च स्तर की होती है। इसमें विलोमिता, संरक्षण यानी कंजर्वेशन, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कार्य कारण को समझना, क्रम परिपक्वता, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। गणितीय संक्रिया जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आकार आदि यानी शेप्स को बच्चा समझना शुरू कर देता है। आगे जो है हमारा अंतिम जो स्टेज है दोस्तों वो है चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम औपचारिक को हम दोस्तों अमूर्त भी कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त यानी जो ठोस चीजें बच्चे के सामने जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चा वही सीख पाता था, लेकिन अमूर्त यानी बच्चे के सामने अगर नहीं है, अगर आप उसको समझाते हैं तो बच्चा उसका तार्किक चिंतन कर लेगा अपने दिमाग में, उसको वो एक तरह से अमूर्त रूप से, ठीक है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, बच्चे को सामने नहीं है तो बच्चा उस चीज़ को समझ सकता है कि हाँ ये कंडीशन ऐसा रहा होगा, ये समझ सकता है। ये जो एज है वो 11 to 15 ईयर्स का होता है दोस्तों। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है दोस्तों, प्राकल्पना निर्माण करता है यानी हाइपोथेसिस, यानी अगर उसके सामने अगर कोई आप प्रॉब्लम यानी समस्या दे देते हैं तो उसका क्या करता है बच्चा, अपने मन में अपने माइंड में उसके सॉल्यूशन को ढूंढ सकता है। प्राकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा कर सकता है, सोच सकता है, उसे समझ सकता है, ठीक है, उसके हल को ढूंढ सकता है। अब सारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब होते दोस्तों यानी कि बहुत तरह से सोचना, यानी अगर बच्चे को आप एक समस्या देते हैं, बच्चे को समस्या समाधान के बाद बात करते हैं तो उसका बच्चा क्या करता है, समस्या से संबंधित बहुत सारे उत्तर दे देता है कि
इस समस्या को हम इस तरह से कम से कम 2 3 4 उस वो उत्तर बच्चा सुझा सकता है। उसे हम अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तार्किक चिंतन यहाँ पर परिपक्व हो जाता है। अभी हम लोगों ने जो कंक्रीट स्टेज में देखा है दोस्तों, वहाँ पर जो तार्किक चिंतन है, वहाँ पर तार्किक चिंतन की शुरुआत मानी गई है। लेकिन जो औपचारिक अवस्था है यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, यहाँ पर तार्किक चिंतन पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, यानी बच्चा पूरी तरह से अब तर्क करने योग्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो एज होता है वो 11 to 15 ईयर्स है, और ये क्या है, हमारा चौथा स्टेज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चारों स्टेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं क्या है। जिन पियाजे संबंधित जो सिद्धांत है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं दोस्तों। क्या क्या है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास को, यहाँ पर को रहना चाहिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास की संज्ञा दी है। यानी यानी जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, यही इनका बौद्धिक विकास, यानी बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, जिन पियाजे ने उसे संज्ञानात्मक विकास कहा, या फिर जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, इन्होंने इसको बौद्धिक विकास की संज्ञा दी है, और इसको 4 चरणों में इन्होंने बांट दिया है। बच्चों के बौद्धिक विकास का नियंत्रण आत्मसातीकरण और समायोजन के द्वारा होता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, नियंत्रण यानी संतुलन, बच्चा जो अपने बौद्धिक विकास का संतुलन करता है। ये जो बच्चा अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके 2 विधियां थे, एक आत्मसात करके यानी एसिमिलेशन से, और दूसरा समायोजन यानी एकोमोडेशन से। बच्चा जो बौद्धिक विकास का नियंत्रण करता है, संतुलन करता है, वो आत्मसात करके और समायोजन करके करता है। पियाजे के सभी चरण स्थिर हैं, इनका क्रम बदला नहीं जा सकता। यानी इन्होंने जो 4 चरण बताए हैं, ये चारों चरण क्या हैं, रिजिड है, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो पियाजे के सभी चरण क्या है, स्थिर हैं, इनके क्रम को हम बदल नहीं सकते। इन्होंने माना है कि एक क्रम जब कंप्लीट होगा तभी दूसरा क्रम आएगा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा आएगा। इस क्रम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो गुण है वो एक चरण का दूसरे चरण में पहले से भी, जैसे दूसरा चरण का जो गुण है तीसरे चरण, इन तीसरा चरण का जो क्वालिटी है दूसरे चरण में भी मतलब बच्चे में दिख सकता है। बच्चे पियाजे ने इस बात को कहा है, लेकिन चरण यहाँ पर परिवर्तन हम नहीं कर सकते। सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, मात्रात्मक रूप से नहीं। यानी यहाँ पर क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, यानी जो सारे चरण है वो गुणात्मक रूप से, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव रूप से यानी क्वालिटी रूप से आगे बढ़ता है, मात्रात्मक रूप से नहीं बढ़ता। यानी यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर क्वालिटी की बात की गई है दोस्तों। पियाजे का मानना था कि बच्चों का चिंतन बुजुर्गों से, बुजुर्ग मतलब एक तरह से वयस्क कहें या बड़े लोग कहें या दोनों कह सकते हैं, तो पियाजे का जो मानना था कि जो बच्चों का चिंतन है वो बुजुर्गों से यानी बड़े लोगों से क्या होता है, मात्रा और प्रकार, यहाँ पर प्रकार और मात्रा दोनों में क्या होता है, दोनों में ही अलग होता है। यानी बच्चा जो थिंकिंग करता है, बच्चा जो सोचता है, मात्रा यानी जो बड़े लोग हैं उनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो कई तरह से, बहुत तरह से सोच सकते हैं, तो ये मात्रा में हो गया। दूसरा प्रकार, यानी बच्चा किस प्रकार से सोचता है, बड़े लोग किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी क्वालिटी सोचने की क्या है, उनकी क्वालिटी बच्चों की सोचने की क्या है। तो बड़ों से मात्रा और प्रकार दोनों में क्या होते हैं, बच्चे डिफरेंट होते हैं। छोटे बच्चों का जो सोचना है, थिंकिंग है, और बड़े लोगों का जो सोचना और थिंकिंग है, ये मात्रा और प्रकार यानी उनके टाइप्स और क्वांटिटी दोनों में ही अलग होता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या, आइंस्टीन ने पियाजे के सिद्धांत की प्रशंसा की थी। यानी जब जिन पियाजे ने ये अपने सिद्धांत को दिया था, तो आइंस्टीन ने क्या किया, इनके सिद्धांत की काफ़ी प्रशंसा किया था। पियाजे का ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में प्रकाशित हुआ था। यानी इनकी जो बुक थी, पियाजे का जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जो स्टेज है इसके, ये दोस्तों क्या है, इसको द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में प्रकाशित किया गया था। तो इस पुस्तक का नाम भी आता है दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट किसका है, तो ये जीन पियाजे का है। इसी में इन्होंने क्या किया था, अपने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी था इसको इन्होंने दिया था। आगे हमारा यहाँ से जिन पियाजे से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को भी शामिल कर लिया दोस्तों। इस प्रश्न में हम देखेंगे, अभी जैसे हमने थ्योरी पढ़ा तो देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, और ये सीटेट के सारे पूछे हुए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के। निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, तो अगर हम पढ़े हुए हैं तो हमें याद रहेगा दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, साधारण वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण अनुकरण और कल्पना परक खेल। तो ये जो औपचारिक में तो अमूर्त चिंतन करता है दोस्तों, वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ पर अनुकरण नहीं करता है बच्चा। ठीक है, बच्चा तो अनुकरण कब करता है, जब सेंसरी मोटर स्केल स्टेज में होता है तो बच्चा अनुकरण करके सीखता है। शैशवावस्था में तर्क, शैशवावस्था में बच्चा तर्क का प्रयोग नहीं करता है।
तार्किक चिंतन हमारा जो होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑपरेशनल स्टेज में होता है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बचा निगमनात्मक विचार। निगमनात्मक विचार से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, अमूर्त चिंतन से है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अमूर्त चिंतन बच्चा क्या करता है, निगमनात्मक विचार जो आता है वो हमारे जो लास्ट स्टेज है, चौथा स्टेज है, जिसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें होता है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, साधारण वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। यानी बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बच्चा जो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। तो विकल्प हमारा पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न हमने लिए हैं दोस्तों, ये सारे प्रीवियस सीटेट में पूछे गए हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ठीक है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो समाज में या फिर पर्यावरण में सक्रिय रूप से रहकर क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यही विकल्प हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे हम देख लेते हैं, जब वयस्क के व्यवहार का अवलोकन तो करता है, लेकिन सीखता कैसे, वो सक्रिय रूप से ही सीखता है। तो ये नहीं होगा। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन शिक्षार्थी क्या करता है, सक्रिय खोजबीन करता है, सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये हमारा विकल्प सही माना जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, नहीं कहा जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जीन पियाजे का जो विकास है, चरण है, वो गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, मात्रात्मक रूप से नहीं। तो यानी ये हमारा सही है। हमें बताना है कौन सही नहीं है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। बच्चे खुद से दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, क्रिया करें यानी संक्रिया करते हैं, यानी बच्चे अपने पर्यावरण से खुद से सीखते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जीन पियाजे का नहीं है। तो उत्तर हमारा ये यही क्या हो जाएगा, 3 वाला सही हो जाएगा। हमको बताना था कि जो नहीं है हमें वही बताना था। निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है, यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, पूर्व क्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा स्टेज होता है। दूसरा स्टेज कब कब का है, 2 to 7 ईयर्स, यानी 2 से 7 ईयर्स जो होता है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जैसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें हमें बताना है कि बच्चे को विशेषित करता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। ये तो हम लोग पढ़े, ये सेंसरी मोटर स्केल, सेंसरी मोटर में होता है दोस्तों, सब पहले स्टेज में होता है, ये फर्स्ट स्टेज में होता है। विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन है। बच्चों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है दोस्तों, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो विलंबित अनुकरण दोस्तों, विलंबित अनुकरण यानी डिफरेंस ये है कि मतलब बच्चा किसी चीज को देर से सीखता है। ठीक है, तो ये हमारे सेंसरी मोटर में हो जाएगा। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा सही है। यानी दूसरे स्टेज में बच्चा क्या होता है, इरिवर्सिबल, यानी वो किसी चीज को वापस से नहीं सीख पाता है। यानी विचारों में अनुत्क्रमणीयता, ये क्या है, ये हमारे दूसरे स्टेज का क्वालिटी है। अगर हमारा उत्क्रमणीयता रहता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी रहता, तो वो तीसरे स्टेज में, यानी बच्चा विलोमीयता यानी उत्क्रमणीयता बच्चा कब सीख जाता है, तो तीसरे स्टेज में बच्चा यहाँ पर इसको सीख जाता है। आगे जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, यहाँ पर इतने सारे हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम जिसे हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं, ऑब्जर्वेशन करके, यानी किसी दूसरे को देखकर हम सीखते हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। इसे हम प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। बच्चा प्रेक्षणात्मक अधिगम से नहीं सीखता, बच्चा हम लोग पढ़ें कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधन, हम लोग जब पावलो को पढ़ेंगे तो इसमें अनुबंधन होता है। तो अनुबंधित रूप से बच्चा सीखता है किसी चीज को उद्दीपक अनुक्रिया की सहायता से, यानी स्टिमुलस और एक्शन रिएक्शन के बच्चे सीखता है। तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। बच्चे को क्या है, दंड पुरस्कार करके दिखेंगे, जो स्किनर का है दंड पुरस्कार, ये सब ये भी नहीं सही होगा। तो अब यहाँ पर आता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, बच्चा वैसे वैसे क्या करते हैं, अपने समझ को विकसित करते हैं। तो बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। तो इनका जो मेन की पॉइंट है दोस्तों, यानी इनका जो पासवर्ड है, यानी कि की पॉइंट्स है, यानी कि क्लू है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा। जो रचनावादी हैं इनका है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर हमारा जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात आती है, तो अगर हमें जहां भी बच्चा सक्रिय रूप से दिखेगा वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
यहाँ पर प्रश्न तो काफी बड़ा है दोस्तों। एक शिक्षिका दो समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, यानी एक गिलास तो शिक्षक ने क्या किया, दो दो समान गिलास उसको भरा हुआ है, फिर दो गिलास में उसने उसको खाली कर दिया अलग अलग में, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। ठीक है, तो जो लंबा होगा दोस्तों, अगर हम उसमें सेम पानी भरेंगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, जो चौड़ा है तो उसका जो लेवल होगा वो कम होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन जो दोनों वाटर है, वो जैसे 1 लीटर है तो दोनों 1 लीटर ही होगा, लेकिन अगर हम बड़े और छोटे बर्तन में भरेंगे तो उसका जो लेवल हमको अलग दिखाई देगा। तो उसने दोनों को खाली कर दिया शिक्षक ने। वह बच्चों से उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस क्या है, ज़्यादा है। लंबे गिलास में जूस ज़्यादा क्यों है? अगर उसके जो डायमीटर है गिलास का वो क्या होगा, सकरा होगा, तो उसमें जो लेवल होगा वो ऊंचा होगा। अगर उसका डायमीटर ज़्यादा है यानी वो चौड़ा है तो उसका लेवल कम होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि शिक्षिका के बच्चों को डैश की कठिनाई, यहाँ पर रहना चाहिए कठिनाई, यानी बच्चे को किस प्रकार की कठिनाई है। अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटावी या फिर उत्क्रमणीयता या फिर समायोजन। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो इसका जो आंसर है आप करिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में करके हमें बताइएगा। आगे जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी इनका जो हम सिद्धांत पढ़े हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है, नहीं निकाला जा सकता। बच्चे को अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो बच्चे को अधिगमनात्मक तत्परता, तत्परता यानी सक्रियता। ठीक है दोस्तों, यानी बच्चे को सक्रियता की बात की गई, तत्परता की बात की गई है, तो ये विकल्प हमारा सही है। वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, यहाँ पर इन्होंने भेद भी किया है, भेद किया इसलिए इन्होंने क्या किया, वैयक्तिक भेद किया। भेद का जो मतलब है यहाँ पर, यानी कि अनेक चरणों में बच्चे को भेद किया है। 0 से 2 वर्ष है, यानी उनके चरणों में भेद किया है, यानी कि उनका उम्र के हिसाब से इनको वर्गीकरण कर दिया है, तो यहाँ भेदों को स्वीकृति भी इन्होंने माना है। खोजपूर्ण अधिगम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी खोजपूर्ण सक्रिय रूप से अधिगम होना चाहिए। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये हमारा पियाजे ने यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कहा है कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। पियाजे ने इसको क्या कहा है, यहाँ कहीं पियाजे संबंधित ये रिलेट नहीं करता, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। ठीक है दोस्तों, यानी मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड यानी खंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में यानी अपने अपने स्कीमा में डालने से पहले बच्चा उसको खंड खंड रूप से क्या करता है, तोड़ लेता है, फिर उसको संगठित करके तभी अपने दिमाग में स्कीमा में उसको डालता है। तो इसे जिन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो जिन पियाजे ने इसको स्कीमा कहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो स्कीमा वर्ड है, अवधारणा है, ये किसका है, जिन पियाजे का है। तो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन करने का निर्माण प्रखंड है, यानी कि बच्चा उसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में अपने दिमाग में फिट करता है, वही स्कीमा यानी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, एक तरह से कॉन्सेप्ट कहलाता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्न अवस्थाओं में से किसी एक विशेषता है। तो जो बच्चा अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन करता है, यानी अमूर्त चिंतन हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अमूर्त चिंतन होता है वो चौथी जो अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसका एज जो होता है 11 to 15 ईयर्स होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है हमारा दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों में से नहीं कहा जा सकता। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जीन पियाजे के जो 4 चरण हैं, इनके क्रम को बदला नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, कौन सही हमें ये बताना, तो ये सही नहीं है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है। नहीं दोस्तों, ये भी सही नहीं है हमारा। इन्होंने कहा कि चरणों में आगे नहीं बढ़ता बल्कि निरंतर होता, नहीं। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसको चरणों में डिवाइड किया, लेकिन ये कह रहा है कि चरणों में नहीं होता बल्कि निरंतर होता रहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण बताए हैं, नहीं दोस्तों 4 चरण बताए हैं पियाजे ने। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, ये दोस्तों सही है। हमने पढ़ा है कि जो पियाजे के 4 चरण हैं उनके चरण को क्रम को बदला नहीं जा सकता और किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। कैसे हम किसी चरण को छोड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं बस बच्चा जो 0 से 2 वर्ष का हुआ फिर उसके बाद सीधे 11 to 15 ईयर हो जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, 0 से 2 होगा, 2 से 7 होगा, 7 से 11 होगा, फिर 11 से 15 वर्ष होगा। तो किसी चरण को हम स्किप नहीं कर सकते, यही हमारा सही हो जाएगा।
जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, हमें ये बताना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वाइगोस्की हैं और पियाजे हैं ये कैसे हैं, ये संरचनावादी हैं। संरचनावादी क्या करते हैं, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, अनुबंधन के द्वारा नहीं होगा, अनुबंधन एक तरह से बाउंडेशन हो गया दोस्तों, यानी उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखना, जो पावलोव, थॉर्नडाइक इन सब क्या है, तो इसको हम जब पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। निष्क्रिय, निष्क्रिय होकर बच्चा नहीं सीखता। जो असंरचनावादी हैं ये बच्चे को सक्रिय हमेशा मानते हैं। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कौशलोकार्जन, कौशलोकार्जन एक तरह से किसी चीज को देखकर उसको बस सीखना नहीं, बस एक सीखना नहीं दोस्तों, सक्रिय रूप से बच्चा जो सीखता है वही क्या होता है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों में, सक्रिय रूप से होती है। तो पियाजे और वाइगोस्की किसे मानते हैं कि सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया इनके अनुसार सही होगी, यानी बच्चा क्या करता है, सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब होता है, तो हम लोग पढ़ा कि जो निगमनात्मक तर्क होता है यानी अमूर्त जो चिंतन होता है दोस्तों, ये होता है हमारे चौथे चरण में, जो हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में से कहते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्मल, जो फॉर्मल स्टेज होता है दोस्तों 11 से 15 वर्ष में, इसमें अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन यानी परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन होता है, ये चौथे चरण में होता है दोस्तों। तो उत्तर हमारा यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो जीन पियाजे संबंधित हम लोग इसको पढ़ाएं। तो दोस्तों ये बहुत ही कठिन नहीं है दोस्तों, बस इसे हमें थोड़ा समझना होता है, और अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हम सीटेट में जो भी प्रश्न आते हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमको बहुत हार्ड मतलब नहीं है, बस आसानी से थोड़ा हमको समझने की ज़रूरत होती है, और प्रश्न का अगर हम प्रैक्टिस किए हैं, थ्योरी को पढ़े हैं, तो हम प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम जो आगे दोस्तों है, जैसे इसके बाद लेव वाइगोस्की है, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, और जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, और लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आगे जो क्लास हमारी होगी इसमें हम इन सभी की भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अब हमारे क्लास क्या हुआ, कंप्लीट हुआ दोस्तों। फिर ये जो आपका पीडीएफ है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास को आप ज्वाइन करिए। दोस्तों हमारा क्लास कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, आपका हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।